हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। अभ्यास डीपीक्यू के सेट नंबर 36 में आपका स्वागत और अभिनंदन। हमारे सीरीज की टैगलाइन है अब सवाल तुमसे डरेगा। तो अगर आप इस डीपीक्यू की सीरीज को शिद्दत के साथ फॉलो करेंगे, ईमानदारी के साथ इस सीरीज को रेगुलरली सॉल्व करेंगे, तो एग्जाम में एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे हल ना हो। बड़ी सरलता से आप प्रश्नों को करेंगे, तेजी से करेंगे, जल्दी करेंगे और अच्छे अंक भी लेके आएंगे एग्जाम में। ये मैथ्स की प्रैक्टिस क्लास जो होती है आपकी, ये मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को सुबह 11 बजे इसका एक वीडियो अपलोड होता है और इसकी जो भी पीडीएफ है ये ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जा चुकी है। तो आप इस रैमो सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ ये हमारा व्हाट्सएप चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। अगर आप मुझसे पूरा बैच करना चाहते हैं तो आप अर्जुना मैथ्स का हमारा फाउंडेशन बैच होता है एसएससी सीजीएल 2025 के लिए प्री प्लस मेंस, ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम लर्निंग ऐप पे, जो कि आपको मिलेगा प्ले स्टोर पे। डाउनलोड करिए। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई फर्दर इंक्वायरी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8882600700 पे रीच आउट कर सकते हैं। डीपीक्यू क्या है, इसके बारे में जो नए स्टूडेंट हैं वो पढ़ के यहाँ पर जान सकते हैं एग्जैक्टली कि डीपीक्यू क्या है और क्या बेनिफिट आपको होगा। चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताना है आपको कि 43200 एक नंबर है, इसके कितने डिविजर्स आपके इवन नंबर्स हैं। इसको मैं एक नाम से और बता सकता हूं आपको कि इसको हम बोल सकते हैं कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवन फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर हमें फैक्टर्स की संख्या निकालनी हो, चाहे हमें इवन फैक्टर्स, चाहे हमें ऑड फैक्टर्स, या फिर हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की संख्या निकालनी हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, दी गई संख्या का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि उस दी गई संख्या को आप बेस में सिर्फ वो नंबर्स रखेंगे जो कि प्राइम नंबर्स हैं और उनकी जितनी भी पावर्स हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब हम किसी भी संख्या को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में व्यक्त कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, सब कुछ लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास 43200 है नंबर, इसका हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं निकालना है यहाँ पर, बल्कि हमें इवन फैक्टर्स निकालने हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी किसी संख्या के अंत में 2 जीरो हो, यानी वो संख्या क्या है, जैसे यहां पर 43200 है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये संख्या है 432 इंटू 100, राइट। अब 100 जो भी नंबर होता है इसको आप हमेशा ध्यान रखिए मेंटली कि ये 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर होता है। तो जब भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो और किसी भी संख्या के अंत में 2 जीरो आ रहा हो, यानी वो 100 से गुणा किया गया है, यानी उसमें 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर मौजूद है। तो आप सिर्फ इसके पहले के जो नंबर्स हैं इनको आप फैक्टराइज करिए और बाद में उसमें 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर को हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो देखिए जो आपके पास ये संख्या है 432, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 144। सबसे पहले तो इस संख्या को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 144। अच्छा, 144 जो है ये आप अगर ध्यान से सोचें तो ये 16 इंटू 9 के बराबर लिखा जा सकता है। 16 इंटू 9 में जो 16 है ये खुद होता है 2 की पावर 4, जो 9 है ये तो 3 स्क्वायर है। ठीक है, अब 3 स्क्वायर है, एक 3 की पावर 1 ऑलरेडी मौजूद है तो हमने इसको लिख दिया 3 की पावर 3। ये 432 की वैल्यू लिखी है मैंने, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 43200, यानी 100 से गुणा करना है, तो यानी 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर और आएगा, तो 2 की पावर 4 से बढ़ के 4 2 6 हो जाएगी, क्योंकि वो 100 वाला 2 स्क्वायर आ गया। और जो ये 3 क्यूब है 3 क्यूब ही रहेगा और एक 5 स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम है तो 3 चीज़ें जो महत्वपूर्ण होती है, जो 3 फॉर्मूले होते हैं, वो सारा कुछ मैं आपका रिवाइज करा देता हूं। कि अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई मुझे टोटल बता दो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम नहीं बोल रहा हूं मैं, फैक्टर्स की संख्या, अगर मैं पूछूं कि बताओ टोटल नंबर ऑफ कितने फैक्टर्स होंगे, तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि आप लिखिए a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 डॉट डॉट डॉट। जहां पर ये ABC क्या है, ये ऐसा है 2 की पावर a, 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू डॉट डॉट डॉट। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इससे निकलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ऑड फैक्टर्स कितने हैं, तो वो निकलता है आपका सिंपली b+1, यानी 2 की पावर को छोड़ दीजिए, बाकी सारे ब्रैकेट्स को एज इट इज लिख दीजिए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो वो होता है सिंपली 2 की पावर वाला जो ब्रैकेट है उससे सिर्फ a लिखना है, a इंटू b+1 इंटू c+1 और फिर डॉट डॉट डॉट।
तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी सिंपली कि भाई 2 की पावर अगर 6 है तो 6 आ जाएगा, इंटू 3 की पावर 3 है तो यहाँ 3 + 1 4 लिखूंगा मैं, और यहाँ 5 की पावर आपका 2 है तो यहाँ 2 और 1 3 आएगा, बस इतने ही है। अगर यहाँ 7 भी होता तो एक ब्रैकेट और लगता D+1, तो ये 6 चौके 24 और 24 यहाँ कितना हो गया 72, ठीक है, 24 यहाँ 72 यानी 72 इसका करेक्ट उत्तर हो गया। अब आप सभी लोग का होमवर्क ये है कि कमेंट में मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स इसकी वैल्यू आप कमेंट में मुझे बताएंगे, ठीक है। देखिए सवाल आपसे कह रहा है कि आपको रिमाइंडर बताना है और सीरीज आपको दी है एक खतरनाक सी 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4 जाएंगे कहाँ तक 99 × 100 तक, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1 1 1 1 4 टाइम्स 1 से, तो बताना है मुझे रिमाइंडर क्या होगा। तो पहले तो सम लिखें, सम लिखने के बाद फिर 1 1 1 1 से डिवाइड करेंगे और फिर तो चेक कर पाएंगे कि रिमाइंडर क्या होगा। तो इस सीरीज का सम कैसे लिखा जाएगा इसका मैं आपको छोटा तरीका बताता हूँ। ये ध्यान रखिए हमेशा कभी भी अगर एक ऐसी सीरीज हो 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 है 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 है इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको फॉर्मेट समझ में आ रहा कि अगर मैं इसका nवां टर्म लिखूं तो देखो nवां टर्म कैसे लिख जाएगा, ये 1 है, पहले टर्म का पहला पार्ट 1 है, दूसरे टर्म का पहला पार्ट 2 है, तीसरे टर्म का पहला पार्ट 3 है, तो ऐसे nवें टर्म का पहला पार्ट n होगा। अब उसको किससे गुणा करना होगा, उसके अगले नंबर से यानी n+1 से। तो अगर n के टर्म में मैं ये सीरीज लिखूं तो ये बनेगा n × n+1। इसका जो सम टोटल है इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए, n+1 × n+2/3, ये इसका फॉर्मूला होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पर SSC CGL मेंस में एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये सीरीज आपको याद रखनी है कि अगर ऐसे सीरीज के n टर्म होंगे तो जो फॉर्मूला बनेगा सम का वो n × n+1 × n+2/3 बनेगा। तो जो सीरीज हमें दी है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आप ध्यान से देखो तो 99 टर्म्स हैं। तो आप इस फॉर्मूले में n की वैल्यू को 99 रखिए तो आपको सम मिल जाएगा। तो सम कितना मिल जाएगा, आप कहोगे सम मिलेगा मुझे 99 × 100 × 101 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये टोटल अब 3 से भी कट जाएगा तो ये बना 33 × 100 × 101। अब देखिएगा इसको मुझे डिवाइड किससे करना है, 1 1 1 1 यानी 4 टाइम्स 1 से डिवाइड करना है। तो जरा इस संख्या को मैं 4 टाइम्स 1 से डिवाइड कर लूँ। अब तो अगर मैं इसी संख्या को 4 टाइम्स 1 से डिवाइड करूंगा तो देखिए 1 1 1 1 लिखूंगा। अब एक विशेष बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए यहाँ पर कि सबसे पहले तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। 11 से अगर आप काटोगे तो यहाँ 101 मिलेगा, ये 11 × 33 हो गई, और ये 101 से 101 कट गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मैंने इसको 1 1 1 1 से डिवाइड किया तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, और अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ तो इसको हम बोलते हैं कि ये डिविजिबल है। और अगर ये डिविजिबल है तो ऐसे केस में हमारा रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है, यानी कोई रिमाइंडर नहीं होता, यानी आंसर क्या हो गया बी। एक और बात का ख्याल रखिएगा सभी लोग जो कि मज़ेदार है कि ये ध्यान रखिए कि 1 1 1 1 जो होता है ये 11 × 101 होता है और ये एक पैटर्न पे बेस्ड होता है, राइट। अगर मैं आपको कहूँगी मेरे पास एक 2 अंकों की संख्या है AB और इसको मैंने 101 से गुणा किया तो आपको जो संख्या मिलती है वो मिलती है AB, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। वैसे ये केस, इसका अगला जो केस है वो और बहुत पॉपुलर है कि अगर मैं एक 3 डिजिट की संख्या लूँ और उसको मल्टीप्लाई करूँ 1001 से तो ये ABC मिलता है। सिमिलरली अगर मेरे पास एक 2 अंकों की संख्या है और उस 2 अंकों की संख्या को मैं 101 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा AB। ऐसे ही ये भी मज़ेदार बात है कि अगर मैं एक 4 अंकों की संख्या ले लूँ ABCD और इसको मैं 1001 के बजाय 1001 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा ABCD। आपको ये पैटर्न क्लियर हो रहा होगा। तो किसी तरह का भी सवाल अगर आए इस पैटर्न पे बेस तो वो भी आप कर पाएंगे। अब देखिए ये सवाल आपसे कह रहा है कि भाई आपको SCF बताना है इसका और इसका। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है इसकी पावर 4 है। अब अगर SCF निकालना है, ठीक है, तो एक तो नॉर्मल प्रोसेस है भाई और एक आपकी है वैल्यू पुटिंग, राइट, वैल्यू पुटिंग।
वैल्यू पुटिंग। अब देखिए वैल्यू पुटिंग में चैलेंज क्या है ना, एचसीएफ निकालते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, नोट अभी के लिए मैं ये बात बोलूंगा आपसे कि वैल्यू पुटिंग को आपको अवॉइड करना है। क्यों करना है? क्योंकि वैल्यू पुटिंग से कई बार आपको मिसलीडिंग आंसर मिल सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ के केस में कभी कभी सही उत्तर मिल जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद वैल्यू पुटिंग चल रही है, बट कई बार वैल्यू पुटिंग से आपको एचसीएफ के केस में जब आपका वेरिएबल डेटा है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है, और बहुपद को आप वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करने गए तो वैल्यू पुटिंग से कई बार आपको मिसलीडिंग आंसर मिलेंगे, रॉन्ग आंसर मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए वैल्यू पुटिंग आप अवॉइड करिए एचसीएफ के केस में, अवॉइड करिए। अगर कभी सही उत्तर मिल भी रहा है तो ये ध्यान रखिएगा कभी गलत उत्तर भी आपको मिल सकता है। ये क्यों होता है, वाई, इस पे आप खुद भी सोचिएगा। अगर आपको कुछ चमकता है तो कमेंट करके बताना, और अदरवाइज मैं आपको इसको सेपरेटली एक कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों हो जाता है, ताकि आपकी आंखें खुल जाएं और आप ऐसी गलती एग्जाम में ना करें। तो आपको समझ में आ गया कि आपको वैल्यू पुटिंग अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज कभी कभी मिसलीडिंग आंसर आ जाएगा, जो आंसर नहीं होगा वो भी उत्तर आ जाएगा और फिर आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज। एक छोटा सा उदाहरण दे भी देता हूं ताकि आपकी आंखें थोड़ी सी खुलें, अभी खुल जाएं, बाकी तो विस्तार में बाद में समझाऊंगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक वैल्यू है x इंटू एक्स प्लस वन, एक एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिख दिया x इंटू एक्स प्लस वन। मान लिया आपने इसमें x बराबर 1 रखा तो ये वैल्यू कितनी आ गई, जरा ध्यान से देखिए। आपने कहा ये वैल्यू आ गई 1 इंटू टू, आया? यस और नो? आपकी वैल्यू निकल के आ गई 1 इंटू टू इस केस में। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये एक वेरिएबल है और यहां पर आपने जो वैल्यू लिखी है वो एक नंबर्स में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये बन गया आपका 2, ठीक, नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए नुकसान क्या हो सकता है, जैसे मैंने यहां पर अगली जो वैल्यू रखी वो रखी x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये जो दो एक्सप्रेशंस आपके सामने हैं, इन दोनों एक्सप्रेशन में अगर मैं डायरेक्टली आपसे पूछूं कि मेरा एचसीएफ क्या है तो आप कहोगे मेरा एचसीएफ है 1, है कि नहीं है? लेकिन अगर आपने वैल्यू रखी x बराबर 1 तो देखो गड़बड़ी कहां से हो जाएगी। आपका एचसीएफ, सॉरी, यहां पर आप डायरेक्टली इसको देखोगे तो आपका एचसीएफ आएगा x। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ इज इक्वल टू x कॉमन साफ साफ दिख रहा है, x एचसीएफ हो गया। लेकिन अगर आप यहां पर वैल्यू रखोगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी 2 और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी आ जाएगी 1 इंटू टू 2, और आप कहेंगे कि हमारा एचसीएफ क्या है 2। अब देखिएगा आपका ऑप्शन मान लिया दिया होता ax, बी दिया होता आपका x प्लस वन, सी ऑप्शन दिया हो x प्लस टू और डी ऑप्शन आपका दिया है x प्लस थ्री। अब ध्यान से देखिए, आपने x बराबर 1 रखा और x बराबर 1 रखने पे ये एक्सप्रेशन भी 2 हो गया, ये एक्सप्रेशन भी 2 हो गया, और आपने कहा मेरा एचसीएफ क्या है 2। आपने कहा कि मेरा एचसीएफ 2 है, तो जब x बराबर 1 ऑप्शन में रखोगे तो आप b लगा दोगे, और b गलत है, करेक्ट एचसीएफ तो a है। क्योंकि जब हम वैल्यू डालते हैं तो वैल्यू डालने से नए कॉमन फैक्टर्स क्रिएट हो सकते हैं उस पर्टिकुलर वैल्यू की वजह से, और आपको एक मिसलीडिंग डेटा मिल सकता है एचसीएफ का पॉलिनोमियल के केस में। इसलिए मैंने बोला कि वैल्यू पुटिंग क्या करनी है, अवॉइड करनी है। ध्यान रखिएगा इस बात का। खैर, तो इसको जरा सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जरा फैक्टराइज करते हैं इसको। तो आप कहोगे ये एक्सप्रेशन जो मुझे दिया है पहला वाला, इसको अगर फैक्टराइज करूंगा मैं तो ये एक्सप्रेशन आपका बन सकता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन है मेरा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एक्स क्यूब है और जो मेरे पास यहाँ पर xy स्क्वायर है, इनका अगर मैं प्रोडक्ट करूं, पहले टर्म का और आखिरी टर्म का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 2x की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर। अब अगर मैं इसको फैक्टराइज करने जाऊं तो एक तरफ मैं लिखूं 2x स्क्वायर वाई और एक तरफ मैं लिखूं सिर्फ x स्क्वायर वाई, तो इन दोनों को जोड़ने से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 3x स्क्वायर वाई जो मुझे यहां चाहिए, और इनके प्रोडक्ट से मुझे ये मिल जाएगा। जो फैक्टराइजेशन का नॉर्मल प्रोसेस है वही यूज किया है मैंने। अब आप सिर्फ सिंपली एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन ले लीजिए और दूसरे ब्रैकेट से आप कॉमन लेंगे
क्योंकि आपके पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई और यहां पर है एक्स वाई स्क्वायर। सो एक काम पहले सबसे पहले करते हैं इस केस में, रादर देन थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा, कार्यक्रम यही करेंगे बट थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको कर देता हूं कि हमें पहले ही एक x कॉमन होता हुआ दिख रहा है, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर। ठीक, अब ठीक है, अब काम वही करना है, ये आपका बनेगा 2xy और ये बनेगा xy। प्रोडक्ट अगर आप करेंगे तो मिल जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, पहला और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, सम करेंगे तो बीच वाला मिल जाएगा। अब अगर आप यहां से कॉमन लेते हैं x, तो अगर आप यहां से x कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 2y, और यहां पर अगर आप y कॉमन लेंगे तो भी मिलेगा x प्लस 2y। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में आ गया आपका x प्लस 2y। तो ये हमारा हो गया पहले एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन। सिमिलरली दूसरे एक्सप्रेशन का अगर आप फैक्टराइज करने जाएंगे तो देखिए दूसरा जो एक्सप्रेशन है इसमें सीधे पहले तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर कॉमन होने के बाद बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 8y स्क्वायर। अब प्रोडक्ट आप निकालोगे तो सीधे बनेगा 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर ब्रेक करना है आपको तो 4xy और 2xy में ब्रेक कर दो, तो 4xy और 2xy में ब्रेक करेंगे अगर, तो ये हमें वो वैल्यू दे देगा जो मुझे चाहिए, राइट। तो इसका जब फैक्टराइजेशन आप करेंगे, और मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर बाहर आएगा और इसके साथ साथ जो वैल्यू आने वाली है, पहले ब्रैकेट से एक्स कॉमन होगा तो ये बनेगा आपका एक्स प्लस 4y, और दूसरे जो ब्रैकेट है, दूसरे ब्रैकेट से हमारा कॉमन होगा 2y, तो एक जगह x प्लस 2y आ गया, ओके। और जब मैं पहले ब्रैकेट से x कॉमन ले रहा हूं तो मुझे मिल रहा है x प्लस 4y। तो ये हमारे दोनों एक्सप्रेशन हो गए। अगर मैं यहां से CF देखूं तो देखो जो फैक्टर है x और एक्स स्क्वायर और x, उसमें कॉमन फैक्टर है x, फिर x प्लस वाई यहां है, यहां नहीं है, और जो x प्लस 2y है मेरा वो यहां भी है और वो x प्लस 2y यहां भी है। तो आपकी वैल्यू आ गई x प्लस 2y। आपका आंसर हो गया x इंटू एक्स प्लस 2y, जो कि आंसर है B। अब देखिए यहां पर एक चीज और, अगर आप यहां वैल्यू डालेंगे तो आपका B उत्तर आ जाएगा। आप यहां पर x की वैल्यू 1 डाल दो, x की वैल्यू अगर आपने 1 डाली तो 3 1 4 2 6, और यहां पर आप 1 डालिए तो 6 1 7 8 15। ठीक है, अब आप बताइए 6 और 15 का SCF क्या है? आपका हो गया 3 है। अब अगर 3 SCF है, आप ऑप्शन में गए तो यहां 3 नहीं है, यहां पर 3, x की वैल्यू 1 डाली तो 3 आ रहा है, यहां x की वैल्यू अगर आपने 1 डाली तो 6 आ रहा है। ठीक है, और यहां पर अगर आपने x की वैल्यू डाली 1 तो ये भी 6 आ रहा है ना। 3 और x1 y1 दोनों मतलब रख दो आप, x को 1 और y को 1 दोनों को 1 रख दो, तो दोनों को 1 रखने पे ये भी 6 आ रहा है, तो 3 वाला करेक्ट हो जाएगा B। बट अगेन मैं क्या समझा रहा हूं कि जहां पर एक्स्ट्रा फैक्टर क्रिएट हो गए वहां पर आप गलत हो जाएंगे, एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे सवालों में वैल्यू पुटिंग यूज ना करें। इस सवाल के बारे में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपने कुछ अच्छा सीखा कि नहीं सीखा, आपकी आंखें खुली या नहीं खुली। ठीक है, नहीं खुली तो बताना, दोबारा खोल दूंगा। देखिए सवाल, x की वैल्यू मुझे दी है 2 माइनस 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, मुझे x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x की वैल्यू बतानी है 20 के साथ जोड़ के, राइट। तो देखिए इसको करने का प्रोसेस क्या है, कई बच्चों ने PYQ में इस सवाल को इतनी बार कर रखा है कि उनको इवन इसकी वैल्यू याद होती है कि ऐसा एक्सप्रेशन होगा तो ऐसा होगा, बट फिर भी हमें प्रोसेस पे ध्यान देना है, बाकी मेमोरी आपकी कितनी काम करती है वो तो आपके ऊपर है। अब देखिए इसमें हमें पता है कि क्यूबिक एक्सप्रेशन लाने हैं, तो आप पहला काम करिए कि 2 को इधर ले आइए, x माइनस 2 बन जाता है, और इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3। थोड़ी देर के लिए आप 2 की पावर 1/3 को अगर a मानेंगे तो हम इसको ऐसा सोचेंगे a स्क्वायर माइनस a, राइट। जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस मैंने ऐसा लिख दिया है। अब अगर मैं दोनों तरफ इसका क्यूब करूंगा, क्यूब इसलिए भी करूंगा क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे x क्यूब यहाँ भी एक्सप्रेशन में दिख रहा है, और मुझे 2 की पावर 2/3 में 2/3 को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्यूब करना पड़ेगा। अब अगर मैं क्यूब करूंगा तो देखिए क्या मिलेगा, यहां मुझे मिलेगा a की पावर 6, दैट्स वेरी मच क्लियर, माइनस a क्यूब माइनस 3a क्यूब प्लस
3a⁵ seems like this. No, this एक मिनट, यहाँ तक मैंने ठीक लिखा है, ये ऐसा जाएगा -3 एंड इसको ऐसे लिखेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। 3ab, तो ये 3a³ बनेगा इंटू a² - a। ये होता है ना 3ab इंटू a - b, वैसा लिख दिया। तो अब देखिएगा ये जो वैल्यू है a⁶, यानी इसकी पावर 6 करोगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, a³ करोगे तो 2 बन जाएगा, -3a³ भी 3 इंटू 2 6 बन जाएगा, क्योंकि a³ = 2, a को हमने 2 की पावर 1/3 माना है। और जो a² - a है वो एक्चुअली में ये है, यही वैल्यू x - 2 के बराबर, तो मैं इसको सीधा x - 2 लिखूंगा। मैं a² नहीं लिखूंगा, क्योंकि a² 2 की पावर 2/3, क्या करूंगा मैं उसका, मैं सीधा उसको x - 2 रखता हूं। तो ये वैल्यू मेरी हो गई 2 इंटू 2 - 6 इंटू x - 2, और यहाँ x - 2 का होल क्यूब करूंगा तो मुझे मिलेगा x³ - 8 प्लस 12x -6 3 दूनी 6 x²। अब अगर मैं इसको सबको इकट्ठा करूंगा तो मुझे मिलेगा x³ - 6x² प्लस 12x, x³ - 6x² प्लस 12x, और इधर से भी 6x आएगा तो ये प्लस 6x इधर आ जाएगा। यहाँ से आपको प्लस 12 मिलेगा, 2 14 मिलेगा, और लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये 14 उधर ही रखते हैं, 8 को उधर ले जाते हैं, तो ये वैल्यू 22 के बराबर आ गई। तो इतनी वैल्यू हमारी 22 के बराबर हो गई, इतनी वैल्यू। x³ - 6x² प्लस 12x प्लस 6x = 22 हो गया। तो इतनी वैल्यू, यानी ये वैल्यू है भाई 12 प्लस 6 क्या है, 18 ही तो है, 18x। तो ये वैल्यू हमारी 22 के बराबर हो गई। 22 में अगर 20 और आपने जोड़ दिया है तो आंसर हो गया 42, यानी 42, यानी 42 इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। ठीक, यहां देखिए सवाल को, यहां आपसे इस सवाल में पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 4x प्लस 4 = 0। तो C/D क्या है, रेशियो है रूट्स ऑफ द इक्वेशन का रेशियो C/D है। तो हमें बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमें बतानी है ना, रूट ऑफ C/D प्लस रूट ऑफ D/C। तो जरा इस एक्सप्रेशन को बहुत गौर से देखना। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स थॉट लगाना ही नहीं है आपको। इस एक्सप्रेशन को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप कहेंगे भाई ये तो x + 2 का होल स्क्वायर है बराबर 0। और जब ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, जैसे आप कभी भी x² बराबर मान लिया लिखते हैं 0, ऐसा लिख दिया आपने, x² = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है जिसके 2 रूट्स होंगे 0 और 0, यानी आपका अल्फा और बीटा दोनों 0 के बराबर हैं, इक्वल रूट्स हैं। आपने x + 2 को 0 किया तो आपके रूट्स इक्वल हो गए, x की वैल्यू -2 आई। इसका मतलब है कि आपका अल्फा और आपका बीटा जो 2 रूट्स होते हैं दोनों -2 के बराबर हैं, तो इक्वल रूट्स हो गए। और जैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि इक्वल रूट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि अगर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया बराबर 0 तो इक्वल रूट्स होंगे, क्योंकि इसका फायदा क्या है, जैसे आपने इक्वल रूट्स बोला वो निकालने की जरूरत नहीं कि वो इक्वल रूट्स -2 के बराबर है, क्योंकि C/D क्या है, रूट्स का ही रेशियो है ना। तो अगर रूट्स इक्वल है तो रेशियो तो 1 हो गया ना, C/D 1 हो गया ना। और जैसे 1 वो हुआ तो क्या हुआ आपका, √1/D/C भी 1 होगा। जब रूट सी इक्वल हो गए तो उनका रेशियो 1, सीधा लिखो उल्टा लिखो क्या फर्क पड़ता है। तो आंसर क्या हो गया मेरा, 2 के बराबर हो गया, आंसर हो गया मेरा सी। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये प्योर ऑब्जर्वेशन आपको इमीडिएट उत्तर दे रहा है। देखिएगा ये सवाल आपसे कह रहा है कि ABCD हमारे सेंटर्स हैं, 4 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं हमारे पास। ABCD क्या है, सेंटर्स हैं सर्कल का, जैसा कि शोन है इस फिगर में। MN की वैल्यू हमारी 8 है, ये वैल्यू 8 है। OP की वैल्यू हमारी 7 है। RQ की वैल्यू हमारी 9 है। ST की वैल्यू हमारी 6 है। हमें AB इंटू AD, ये AB है, इंटू AD माइनस CD इंटू BC निकालना है।
ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए डी की वैल्यू निकालनी है, सी डी की वैल्यू निकालनी है, बी सी की वैल्यू निकालनी है, फिर जो एक्सप्रेशन सॉल्व करना है कर लेंगे। अब कुछ गौर से देखिएगा इस फिगर में, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, राइट। थोड़ी देर के लिए आप सोचिएगा इस वैल्यू को बस, कि ये जो लेंथ है एन एम, जो कि इस केस में मुझे दिया हुआ है इक्वल टू एनीथिंग, मैं इसको ए बोल देता हूँ। अब आपको ए बी की वैल्यू दी गई है, कैसे दी हुई है, क्योंकि बोला है रेडियस 18 है, मैं रेडियस को आर मान लेता हूँ, ठीक। तो अगर मैं रेडियस को आर बोलता हूं तो आपसे पूछूंगा कि बताओ ए एम की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे आर है, क्योंकि ए एम रेडियस है। आपसे पूछूंगा बताओ बी एन की वैल्यू क्या है, ये भी आर होगी, इक्वल रेडियस के सर्कल से तो बी एन भी रेडियस है। अब अगर मैं आपसे ए बी पूछ बैठूं तो आप कहोगे ए बी आपका होगा ए एम प्लस बी एन। अगर मैंने लिखा, ठीक, तो मैंने कुछ गड़बड़ लिखा, इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। इसका रीज़न बता रहा हूं। एक्चुअल में जो वैल्यू है वो कैसे लिखी जाएगी, आप कहोगे कि भाई मेरे पास है ए एम माइनस ए प्लस एम एन प्लस बी एन माइनस ए, ये टोटल वैल्यू बनेगी। आपने पहले लिखा ए एन, ये वैल्यू क्या है देखना ध्यान से, ये वैल्यू है मेरी ए एन, ठीक। ए एन लिखा मैंने, ये एम एन लिखा और प्लस मैंने बी एम लिखा। तो ए एन की वैल्यू क्या है भाई, ए एन की वैल्यू है ए एम माइनस ए, बी एम की वैल्यू क्या है बी एन माइनस ए, और एम एन तो है ही है। जब आप ऐसा लिख लेंगे तो आप अल्टीमेटली देखेंगे आपको क्या मिल रहा है, ए एम प्लस बी एन, जो कि 2r के बराबर है कि नहीं है, 2r के बराबर है, माइनस आपको मिलेगा 2a, और जो mn है वो खुद a के बराबर है। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू है वो है 2r माइनस a, या फिर मैं बोलूँ ट्वाइस ऑफ रेडियस माइनस mn। और इसको आप डायरेक्टली भी समझ सकते हो यार, जैसे आपने कहा मैंने लिया am, तो देखो ये a लेंथ एक बार आ चुकी है, फिर मैंने कहा मैंने लिया bn, उसमें भी ये a लेंथ दोबारा आ गई। लेकिन जब मैं ab निकालूंगा तो मुझे 2 बार लेंथ को थोड़ा ना लेना है, तो मैं क्या करूंगा 2r में एक बार mn को घटा दूंगा, क्योंकि जब मैं 2r लिख रहा हूं am प्लस bn, तो ये रीजन 2 बार आ गया a, तो एक बार घटा दो। तो अब जैसे ही आपने ये कार्य किया उसके बाद चीजें बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि देखिए जब मुझे पता है कि मैं बात करूंगा mn की जो कि 8 है, तो जब मैं ab लिखूंगा तो जो डबल रेडियस का है वो है 36 में 8 घटाऊंगा, तो ए बी की वैल्यू जब भी मैं लिखूंगा तो ये होगा 36 माइनस 8 यानी 28। जब मैं ए डी लिखूंगा, ए डी मेरी ये लंबाई है, ओपी मुझे 7 दिया है, तो मैं 18 दूना 36 रेडियस में 7 घटा दूंगा तो मुझे ए डी की लंबाई मिलेगी। तो 36 में अगर मैं 7 घटाऊंगा तो मुझे 29 मिलेगा। माइनस जब मैं सी डी लिखूंगा तो देखिएगा सी डी में क्यू आर आ रहा है, और क्यू आर की लंबाई क्या है 9, तो मैं 36 में 9 घटाऊंगा 27 आएगा, तो ये वैल्यू हो गई मेरी -27 इंटू। जब मैं बी सी लिखूंगा तो बी सी में एस टी आ रहा है, ये आ रहा है जो कि 6 है, तो मैं 36 में 6 घटाऊंगा, मुझे यहाँ 30 मिलेगा। ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। 28 को अगर मैं 29 से गुणा करूँ तो देखिए इसको मैं कई तरीके से सोच सकता हूँ। जैसे मैं सोच सकता हूँ इसको 28 इंटू 30 माइनस 1, और ये तो है ही है 27 इंटू 30 जो कि 810 हो गया। 28 इंटू 30 हो गया 840, माइनस 28 इंटू 1 हो गया 28 माइनस 810, तो कुल मिला के हो गया 840 माइनस इसका टोटल कर लो 838, तो आंसर आ गया 2 आंसर आपका है ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अच्छा सवाल है, प्रोसेस के साथ चलना है। एक बार बस क्लैरिटी जहां मिल गई कि ए बी की वैल्यू है हमारी 2r माइनस एम एन, उसके बाद सारी कैलकुलेशन ऐसे ही हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए सवाल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसमें पॉइंट ABC एक इक्वल ट्रायंगल बनाते हैं। आपको बताना है कि व्हाट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट DA एंड DC। तो अच्छा सवाल है, इसको देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ABC हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। तो एक हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया, और जो
चौथा हमारा वर्टेक्स होगा वो कहीं इधर होगा, ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं तो इसको ABC मार्क करेंगे, ये हमारा D हो गया। और क्या बात की गई है, DA और DC की चर्चा हुई है, और तो DA DC, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ DA एंड DC? सो DA और DC का हमें सम निकालना है, और उत्तर अगर आप देखें तो BD का भी इस्तेमाल है या फिर AB का इस्तेमाल है, तो BD को भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हमारा BD हो गया, ये हमारा BD हो गया, राइट, ओके। AC को भी ज्वाइन कर लो, ये भी एक डायगोनल है। सो देखिएगा, आप यहाँ समझिएगा कि जो इक्विलेटरल पार्ट है उसमें हम अगर सबकी भुजा को मेंशन कर दें तो ये सारी भुजाएं क्या होंगी, A हो गई, है ना, ये इक्विलेटरल है ABC। अब हमारे जो टॉलमी साहब हैं, टॉलमी साहब ने एक हमारे थ्योरम दिया है, तो टॉलमी थ्योरम ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको सब लोग ध्यान रखेंगे कि जो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है, जैसे यहाँ पर हमारे जो डायगोनल्स हैं वो हैं BD और AC, तो BD और AC का जो प्रोडक्ट होगा वो जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड हैं इनके प्रोडक्ट का सम होता है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू AB इंटू CD प्लस BC इंटू AD, ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट का सम। अब जो जो वैल्यू आपको A के टर्म में पता है उनको लिख दीजिए। जैसे AC हमारा A के बराबर है ना, यहाँ AC है, A है, और देखो हमारा AB है, ये भी A है, यहाँ पर हमारा BC है, वो भी A है, तो उनकी जगह A लिखिए। तो आप कहेंगे आपको मिलेगा BD इंटू A इज इक्वल टू A इंटू CD प्लस A इंटू AD। अब A हर जगह से कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या मिल गया कि BD इज इक्वल टू CD प्लस AD। CD को आप DC लिख लो और AD को DA लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल ने क्या पूछा आपसे कि DA और DC का सम चाहिए, तो DA और DC का सम क्या आ गया, BD के बराबर आ गया, आंसर आ गया B। इसको आप एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह ना ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सीधा सवाल आ सकता है ये कि DA प्लस DC, ये आपका DA प्लस DC जो है ये इस डायगोनल के बराबर है BD, जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से निकला है। कब, जब ये ABC एक ट्रायंगल बनाते हैं इक्विलेटरल, उस केस में, ठीक है। तो ये DA प्लस DC। देखिएगा ये सवाल आपसे कह रहा है कि ABC हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, PQRS एक स्क्वायर है, इसके भीतर आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन दिए हैं, उन चारों कथनों में AR और RC को रिलेट किया गया है। अब बताना है कि AR और RC का जो करेक्ट रिलेशनशिप है वो क्या है। देखो यहाँ पर AR जो हमारा है इसको मैं X मान लेता हूँ, और RC जो इसको Y मान लेता हूँ, सो दैट ये कैलकुलेशन हम कर पाएँ, देख पाएँ। तो जो है उसको X और Y बोल दिया। अब देखिएगा, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा, और अगर ये स्क्वायर है जिसकी एक भुजा BC पर है तो नेचुरली SR इसके पैरेलल होगा, और अगर BC और SR पैरेलल हो गए तो भाई इसमें कोई डाउट नहीं कि ये दोनों भी 60 डिग्री हो गए। तो कुल मिला के ऊपर वाला जो ASR है, ये जो ASR ट्रायंगल है, ये भी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो स्क्वायर की भुजा नेचुरली X के बराबर हो गई। तो जैसे ही मैंने इसको X लिखा, अब आगे की बात कर लेते हैं। स्क्वायर है तो सब X हो गए। अब देखना ध्यान से, ये एंगल भी 60 डिग्री है इक्विलेटरल होने की वजह से। तो आगे आप बोलोगे कि भाई ये X है और ये Y है, मैं लिख सकता हूं साइन 60। साइन 60 डिग्री क्या बनेगा, X बटा Y। किस त्रिभुज की बात की है मैंने, RQC। मैंने ट्राइंगल RQC लिया और ट्राइंगल RQC में मैंने लिखा कि साइन 60 X अपॉन Y। साइन 60 इज √3/2, तो आपका हो गया X बटा Y हमारा हो गया √3/2। यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा X स्क्वायर बटे Y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। 9 मिलेगा नहीं भाई, √3 का स्क्वायर 9 थोड़े ना होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो यहाँ से आप कहेंगे कि 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, यानी 4 टाइम्स AR स्क्वायर
इज इक्वल टू 3 टाइम्स RC स्क्वायर, यानी द करेक्ट उत्तर इज सी. सी इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. अच्छा, यहीं से एक और बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके लिए मैं लिख के दिखाता हूं, जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो स्क्वायर है उसकी भुजा आपको x मिली, इक्विलेटरल ट्राइंगल की भुजा क्या है, x प्लस वाई. अगर आप ये रेशियो लिखना चाहें तो आप x बटा वाई देख चुके हैं ना, √3/2 है, तो x की वैल्यू √3 आएगी और x प्लस वाई क्या आ जाएगा, √3+2, या फिर आप इसको 2 + √3 बोल दें. तो ये है स्क्वायर की साइड और x प्लस वाई क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की भुजा. इसका जो अनुपात है वो ये है √3/2 + √3. तो इस पे बेस भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. ये स्क्वायर इसके अंदर बना है इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, इसका जो भुजा है और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की भुजा है उसका रेशियो लिख दिया आपके सामने, √3/2 + √3. ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, इस रिजल्ट को. देखिए ये सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज है, उसके सरकम सेंटर का मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, उसके जो वर्टिसेस हैं ABC, ये मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं. तो देखिए इनको सही से अच्छे से प्लॉट करते हैं सबसे पहले तो, राइट. प्लॉट करते हैं और प्लॉट करने के बाद देखते हैं. तो मैंने कहा कि ये हम मानते हैं y कोऑर्डिनेट, ये हम मानते हैं कि हमारा x कोऑर्डिनेट, और जरा जो कुछ दिया है इसको बनाने की कोशिश करते हैं. ओके, बल्कि x कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा नीचे बनाते हैं क्योंकि तो सब पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स हैं. तो एक जो कोऑर्डिनेट मुझे दिया है a, वो दिया है 3,2, b हमें दिया है 1,4. तो देखो 1 मतलब x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 4, यानी लगभग यहाँ पर हम ले सकते हैं b को. हम कहेंगे ये है हमारा 1,4, ये पॉइंट हो गया b. फिर जो c है वो 5,4 है, तो c कहीं यहाँ हो जाएगा. और आप एक मज़ेदार बात देखें कि c का y कोऑर्डिनेट और b का y कोऑर्डिनेट सेम है, और जब ऐसा होता है ना तो एक लाइन बनती है जो कि x एक्सिस के पैरेलल होती है. तो मैं अगर BC को ज्वाइन करूंगा तो ये लाइन मिलेगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी. a कहाँ पर है, a है 3,2, तो 3 कहीं यहाँ होगा और 2 कहीं यहाँ होगा, राइट. y कोऑर्डिनेट 2 यहाँ कहीं होगा, तो 3,2 हम कह सकते हैं कि a हमारा कहीं यहाँ आया, a 3,2. ठीक है, अब जरा हम ABC को ज्वाइन कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए. ABC कनेक्ट हो गया, तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया. मुझे इसका सरकम सेंटर निकालना है. अब एक मजेदार बात देखते हैं पहले कि इस ट्राइंगल का जब भी कभी सरकम सेंटर निकालना हो कोऑर्डिनेट में, तो एक बात का ख्याल रखना, आपको ये जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं कि सरकम सेंटर निकालने का जो ट्रेडिशनल तरीका है, मतलब अगर कोई स्पेशल केस ना हुआ, मान लिया कोई ऐसी ट्राइंगल हमें मिली जो कि कोई स्पेशल ट्राइंगल नहीं है, राइट एंगल नहीं है, इक्विलेटरल नहीं है, तो फिर बहुत लंबा तरीका है. क्योंकि तरीका फिर क्या होता है कि आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी. ठीक है, कि आप कहेंगे कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इसका मिड पॉइंट निकालो, बाइसेक्टर पॉइंट मिल गया मिड पॉइंट फॉर्मूला से. फिर इसको हम कहेंगे कि भाई BC एक लाइन है, इसका स्लोप निकालो. फिर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो स्लोप होगा वो परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी से निकल जाएगा. फिर हमें ये पॉइंट पता है कि ये मिड पॉइंट है, ये मालूम है, तो मिड पॉइंट से पास होने वाली और BC के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखोगे. फिर ऐसे ही ये काम यहाँ करोगे आप AC के लिए. फिर दो लाइनें जब मिल जाएंगी तब हम उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सरकम सेंटर आएगा. तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. इसलिए 99.99% केस में आप देखेंगे SSC में 99.99%, ऑलमोस्ट 100% केसेस में मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो ट्राइंगल दिया जाएगा कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट सब दिए जाएंगे, तो वो या तो राइट एंगल बनेगा, वो इक्विलेटरल बनेगा. अगर नहीं बनेगा तो वो सवाल लंबा है, फिर बहुत लंबा है, जिसके आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं करंट सिनेरियो में. ठीक है, दो लाइन की इक्वेशन लिखना और लिखने के बाद उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना लंबा सवाल है. तो पहले चेक करेंगे कोई स्पेशल ट्राइंगल तो नहीं. जैसे इस केस में देखो, अब BC की लेंथ सीधा हम लिख सकते हैं 4 है. कैसे? क्योंकि x कोऑर्डिनेट ही बदला है, y कोऑर्डिनेट सेम है, तो x कोऑर्डिनेट में जितना बदलाव आएगा वही इस लाइन सेगमेंट की लेंथ हो गई 4. अब AB की लंबाई लिखनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ.
तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो आप कहोगे ए बी की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बनेगा 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करोगे 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, अगेन 2 का स्क्वायर ही है। तो ये 4 प्लस 4 8 बन गया, इसको हम बोल सकते हैं 2√2। तो ये वैल्यू 2√2 के बराबर आ गई। अगर आप AC निकालने जाएंगे आप डिस्टेंस फार्मूला से तो सेम 5 में से 3 का अंतर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करोगे 4 माइनस 2 बनेगा, सॉरी 4 माइनस 2 बनेगा। तो 2 का स्क्वायर ये भी 8, मतलब आपका वैल्यू 2√2 आ जाएगा। तो ये भी 2√2 हो गया। अब मज़ेदार बात आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पर, ये 2√2 है, ये 2√2 है, ये 4 है। 4 का जो स्क्वायर है जो कि 16 है, ये आपका 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 के स्क्वायर के बराबर है। ये 8 है, ये 8 है। एक्चुअल में यहाँ स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप थोड़ा समझदार हो जाएंगे तो आप सीधे AB स्क्वायर लिखेंगे। AB स्क्वायर 8, AC स्क्वायर क्या आया 8, और जो हमारा BC स्क्वायर है वो सीधे 16 है, 4 का स्क्वायर 16। तो अगर BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया तो राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट होता है हाइपोटेन्यूस का, कर्ण का मध्य बिंदु। तो अब मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेने M, यही हमारा सरकम सेंटर है। और M का कोऑर्डिनेट निकलता है किससे, मध्य बिंदु वाला रूल, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला लगाइए। मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता ही होगा, x2 प्लस x1 बाई 2 या x1 प्लस x2 बाई 2। सो ये लिखेंगे हम x1 प्लस x2 बाई 2 अपॉन कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। जिसका भी मिड पॉइंट निकालना है ये लगा दो। तो यहाँ पर इसका 1 है, इसका 5 है, 156 बाई 2 हो गया 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 कॉमा y कोऑर्डिनेट तो 4 ही आएगा क्योंकि लाइन ही x के पैरेलल है, तो y कोऑर्डिनेट 4 ही आना है। 3,4 हमारा आंसर हो गया, जो कि हो गया D, जो कि हो गया हमारा D। ठीक है, तो अच्छा सवाल है। आई हैव ट्राइड कि मैं आपको क्लैरिटी दे पाऊँ इस केस में कि कैसे अप्रोच करना है। ये सवाल कह रहा है आपसे कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड हमारी x यूनिट की है। नाउ वी ज्वाइन एनी टू एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्राइंगल टू फॉर्म ए कोन, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्लैंट हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन फॉर्म। सवाल समझते हैं पहले। सबसे पहले वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। देखिए, अगर इससे कोन बनाना है तो क्या करना होगा आपको, ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है ना, इसको पकड़िए। इस वाली भुजा को पकड़ के इस वाली भुजा में मिलाना है मुझे। और कैसे रोटेट करना है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है, गोल गोल। जैसे मूंगफली आपने खाई हो ना कभी, मूंगफली कैसे रखी जाती है, ऐसे, ठीक है। वो एक पेपर से बनाता है, कुछ उसी तरह का है कि आप एक ट्राइंगल ले लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल शेप का पेपर, ये वाली इसको एक सेंटर मान के इसके अबाउट मिलाना है। तो इसके अबाउट घुमाओ और इसको, इस पोर्शन को गोल गोल बनाना पड़ेगा। ये पोर्शन गोल गोल बन जाएगा और ये दोनों मिला दो। तो एक तरह से ये वाला जो भुजा है ए, ये बन जाता है एक, ये सर्कल में कन्वर्ट होगा। तो अगर मैं इसको ए बोलूं तो ये जो कोन बनाओगे आप, उसमें ये 2πr a के बराबर हो जाएगा, राइट। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, जब आप कोन बनाने जाएंगे तो जो कोन आपका बनेगा इस प्रकार से, दिस इज हाउ द कोन विल बी फॉर्म्ड। क्योंकि आप इसको घुमा के रोटेट करके इससे मिला दोगे, इससे तो जो कोन बनेगा इसमें जो रेडियस r होगा, ये जो सर्कुलर पोर्शन बना है वो ये घूम के बनेगा, ये ए लेंथ सर्कुलर हो जाएगी। आप एक पेज लेके ट्राई करिएगा। तो आपका 2πr a हो गया, तो r की वैल्यू आपकी a/2π हो गई और स्लैंट हाइट a ही रहेगी। तो आपसे पूछा है कि स्लैंट हाइट और रेडियस का रेशियो बता दो। तो स्लैंट हाइट a है इस केस में और रेडियस हमारा r है, तो ये हो गया a/2π। तो वैल्यू आपकी हो गई सिंपली a/2π। तो वैल्यू आपकी आ रही है ना 2 × पाई, पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 44/7। आंसर आपका क्या हो गया, डी 44/7। डी इज 44/7, ठीक है, दैट्स द राइट आंसर। ये सवाल देखिए, कह रहा है मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है इस दिए गए एक्सप्रेशन की, ठीक है, कि मिनिमम वैल्यू बता दो। तो मिनिमम वैल्यू कभी ऐसे मत निकालना कि sin² थीटा की मिनिमम वैल्यू तो 1 होती है, 0 होती है, सॉरी।
तो ये 0 हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 2 इंटू 0 0 हो गया। सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो 1 होगी। सेक थीटा की मिनिमम वैल्यू अगर लिखते हैं तो 1 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से -1 होता है, स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम वैल्यू 1 हो गई, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 हो गई, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, तो मेरी मिनिमम वैल्यू 2 आ गई। ऐसा कहीं ऑप्शन में ही नहीं है पहली बात तो। और मिनिमम वैल्यू जब पूछी जाती है तो ऐसा नहीं है कि आप सबका अलग अलग मिनिमम निकाल के जोड़ दें, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम होगा थीटा बराबर 0 पे, कॉस स्क्वायर थीटा मिनिमम होगा थीटा बराबर 90 पे, सेक स्क्वायर थीटा मिनिमम कब होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री पे। समझ रहे हो? तो हर एंगल मिनिमम वैल्यू अलग अलग एंगल के मान पे ले रहा है। और ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक ही एक्सप्रेशन में हम कहेंगे देखो तुम्हारा थीटा 0 रहेगा, तुम्हारा थीटा 90 होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। थीटा सबके लिए एक वैल्यू पे हमें मिनिमम बताना पड़ेगा ना, कि मिनिमम है तो किस वैल्यू पे। तो पूरे एक्सप्रेशन के लिए कोई एक थीटा ढूंढना पड़ेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स केस है, इसको ऐसे नहीं हल कर सकते। तो इसको करने का जो तरीका है वो क्या है, ऐसे एक्सप्रेशन को आप रिड्यूस करिए जितना कर पाएं, ताकि हम एक ऐसे कंक्लूसिव एक्सप्रेशन पे पहुंच पाएं जिसको हम देख के बोल पाएं कि हाँ अब तो मिनिमम इतना होगा। तो इसको पहले जितना रिड्यूस कर सकते हो करो। तो जैसे मैं इसको कंबाइन कर सकता हूं 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कंबाइन हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, टेन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, कॉट स्क्वायर थीटा ही रहेगा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो मिला के प्रोडक्ट 2 हो गया। अभी जो 1 और 1 है इसको मैं यहाँ जोड़ के 2 लिख देता हूँ। अब टेन स्क्वायर थीटा 2 बार आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा 2 बार आ गया, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो मिलेगा मुझे ट्वाइस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो गई। तो यानी मेरा एक्सप्रेशन हो गया, अब जो मेरे पास है वो एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया 4 प्लस ट्वाइस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मुझे कभी भी देखनी हो तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 2 होती है, राइट। मिनिमम वैल्यू इज 2, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, आप चाहो तो टेन थीटा को a बोल दो तो ये बनेगा a स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा को a 1/a हो जाएगा तो ये 1/a स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों रियल आउटपुट देते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इनकी रेंज होती है, तो इसकी जो वैल्यू आती है ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, या फिर आप कह लो ऐसे ही कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर x हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकते, तो वो वैल्यू मोर देन और इक्वल टू 2 आती है रियल नंबर्स के लिए। तो ये वैल्यू आपकी 2 या 2 से बड़ी होगी। अब हम बोल सकते हैं कि अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो अब मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट 2 से बड़ा ही होगा। तो मिनिमम निकालना है तो मिनिमम वैल्यू इसकी 2 हो सकती है। और जैसे मैंने इसको 2 लिखा, मेरा आंसर आ गया 4 प्लस 2 इंटू 2 यानी 8 मेरा आंसर हो गया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, 8। तो आंसर हमारा हो गया सी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, देखिए सवाल एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जूम करते हैं थोड़ा। टी तो आपसे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जा रही है, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू बताओ। अब एग्जाम में देखिए इसका आंसर बी है, और क्यों है, क्योंकि मैं आपको अभी एक एक्सप्रेशन बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान रखना है। एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो लिखने जा रहा हूँ, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा के बराबर होता है। और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल होता है। इस प्रोडक्ट को आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो देख सकते हैं, इसको करके भी घर पे वेरीफाई कर सकते हैं। आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, है ना, ये ब्रैकेट ए मान लो, इसको बी मान लो, यहाँ आपका ए बनेगा, ये माइनस बी हो जाएगा। सो ए प्लस बी, ये माइनस बी से अगर आप इसको खोलेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। तो ये पर्टिकुलर जो केस है, इस पर्टिकुलर केस को आपको ध्यान रखना चाहिए।
इंपॉर्टेंट है कि 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब जो सवाल दिया है उसको समझते हैं। सवाल दिया है 2 साइन थीटा यानी ये पार्ट डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस प्लस साइन यानी ये वाला पार्ट, जिसको मैं यहां पर 1 प्लस साइन प्लस कॉस ही लिखता हूं। तो ये किसके बराबर होगा? अगर मैं 2 साइन थीटा के बाद इस वैल्यू को नीचे लेके चला जाऊं, इस वैल्यू को मैं नीचे लेके चला गया इसके साथ, तो इधर ये बचेगा और नीचे ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। देखिए जो पूछा गया क्या यही है? यस, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस ही है, बस अलग तरीके से लिख दिया गया, 1 माइनस कॉस प्लस साइन लिख दिया गया अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो ये वैल्यू अगर आपने बोला है कि टी है तो ओवरऑल वैल्यू टी ही रहेगी ना, जो पूछ रहे हो तुम। जो दिया गया है वो भी टी है, तो जो पूछा गया है वो भी टी ही होगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये सवाल और इससे जुड़े हुए सवाल आप बहुत सरलता से कर पाएंगे। देखिएगा, ये अच्छा सवाल है। कह रहा है कि आपसे कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए ट्री आर थीटा एंड फाई रेस्पेक्टिवली। इफ द हाइट ऑफ द ट्री इज x मीटर्स देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज। सबसे पहले तो देखो आपसे कह रहा है कि एक पेड़ है, ठीक, तो ये हमारा मान लेते हैं कि पेड़ है और ये हमारी बिल्डिंग है। अब सवाल ये कह रहा है कि भाई जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसको हमें देखना है। एक बार पेड़ की ऊंचाई x दी है, तो पेड़ की ऊंचाई अगर मुझे x दी है तो कह रहा है कि पेड़ के टॉप से थीटा है, बॉटम से फाई है। तो यानी ये एंगल थीटा है और बॉटम से मैं जब पेड़ के देख रहा हूं तो ये फाई है। तो मुझे इस बिल्डिंग की ऊंचाई चाहिए, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो देखो ये अगर x है तो ये भी x ही होगा इतना। ये ऊपर का जो पोर्शन बच गया उसको मैं y बोल देता हूं। तो मुझसे अगर बिल्डिंग की ऊंचाई पूछी जा रही है, मान लिया, तो मुझसे क्या पूछा जा रहा है? मुझसे पूछा जा रहा है x प्लस वाई। या फिर एक तरीका मेरे पास और भी है कि मैं पूरी बिल्डिंग की ऊंचाई को बोलूँगा h, जो निकालना है तो मैं इसको बोलूँगा कि ये वैल्यू h माइनस एक्स है। ये भी ठीक है। अब एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखो कि अगर आपको एक एंगल पता हो कि ये वाला एंगल मान लिया अल्फ़ा है और ये वैल्यू आपको पता है कि h के बराबर है, तो इसके बेस से और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है वो h कॉट अल्फ़ा होती है। ये आना चाहिए डायरेक्ट लिखना, क्योंकि अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसको गौर से देखना। ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है सेम कि नहीं? यस। अब इसको अगर मैं लिखूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि भाई ये लेंथ h माइनस एक्स है तो मैं, और ये एंगल थीटा है, तो इसके बॉटम से इस पॉइंट के बीच की दूरी को मैं लिख सकता हूँ h माइनस एक्स इंटू कॉट थीटा, लिख सकता हूँ। यस। ऐसे ही ये एंगल अगर फाई है और ये पूरी लंबाई h है तो मैं इस दूरी को ऐसे भी लिख सकता हूँ h कॉट फाई। दोनों बराबर होंगे, तो मैं यहां पर अब वही चीज लिख देता हूं कि h माइनस एक्स कॉट थीटा विल बी इक्वल टू h कॉट फाई। मुझे h निकालना है तो मैं इकट्ठा कर लेता हूं। सो h इधर लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन हो जाएगा तो बनेगा कॉट थीटा माइनस कॉट फाई, और राइट साइड में जो वैल्यू बनेगी आपकी वो बनेगी x कॉट थीटा। तो h की वैल्यू कितनी हो गई? x कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट फाई, कॉट थीटा माइनस कॉट फाई। ये आपके h की वैल्यू हो गई, x कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट फाई। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सही है सी, x कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट फाई। ठीक है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है मार्क प्राइस एक आर्टिकल का 20% से बढ़ाना है, सेलिंग प्राइस 2/3% से बढ़ाना है, तो प्रॉफिट डबल हो जाएगा, जो पहले था उसका दुगना हो गया। अगर ओरिजिनल मार्क प्राइस 600 है जो कि कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा है, तो बताना है कि इंक्रीज्ड सेलिंग प्राइस क्या है। सवाल समझते हैं पहले। देखिए हमारे पास सीपी है, हमारे पास एसपी है, हमारे पास मार्क प्राइस है, फिर इस एसपी को बदला गया है, एमपी को भी बदला गया है। अब इस केस को थोड़ा सा समझते हैं विस्तार से। आपसे सबसे पहले एक बात बोली गई है और वो ये बोला गया है कि अगर मैं मार्क प्राइस को 20% से बढ़ा दूं
तो मार्क प्राइस को 20% से बढ़ाया जा रहा है, लिख दिया मैंने। एक और बात बोली जा रही है जिसको आप गौर से सुनिएगा और समझिएगा। वो कह रहा है सेलिंग प्राइस को अगर मैं 16/3% से बढ़ाऊं तो प्रॉफिट दुगना हो गया। इस बात को बहुत गौर से समझना। सबसे पहले सेलिंग प्राइस को 16/3% बढ़ाने का क्या मतलब है? 1/6 से बढ़ाना। यानी अगर मैं बोल दूं कि मेरा सेलिंग प्राइस यहां पर 6 है, अगर मैं बोल दूं कि मेरा सेलिंग प्राइस यहां पर 6 है, तो ये 1 यूनिट से बढ़ जाएगा और यहां 7 हो जाएगा नया सेलिंग प्राइस। यस और नो? यस। अच्छा, यहां प्रॉफिट कह रहा है डबल हो गया। प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा? जितने से सेलिंग प्राइस बढ़ेगा। सेलिंग प्राइस अगर 1 यूनिट से बढ़ गया, यानी अब आपके पास एडिशनल 1 रुपए का मुनाफा आया, जिससे प्रॉफिट डबल हो गया। इसका मतलब पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था? वो भी 1 रुपए का ही था, 1 यूनिट का था। भाई अभी सेलिंग प्राइस 1 यूनिट से बढ़ी, मैंने मान लिया सेलिंग प्राइस 6। सेलिंग प्राइस को मैंने अगर 6 मान लिया तो 1/6 से बढ़ेगा तो 1 यूनिट बढ़ेगा, यानी 1 यूनिट सेलिंग प्राइस बढ़ने से हमारा प्रॉफिट डबल हो गया। तो इसका मतलब था पहले भी प्रॉफिट 1 ही था, तभी तो डबल हुआ 1 बढ़ने से। तो पहले अगर सेलिंग प्राइस 1 यूनिट था तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस कितने यूनिट था? 5 यूनिट था। यस। अब सवाल में आप सवाल को अगर समझें तो मुझे कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है, ये 7 यूनिट की वैल्यू, इंक्रीज सेलिंग प्राइस। मुझे मार्क प्राइस दिया हुआ है कि 600 के बराबर है। अच्छा, मार्क प्राइस बढ़ा रहे हैं, इसका कोई काम ही नहीं है सवाल में, फर्जी में बढ़ा रहे हैं, मन किया बढ़ा रहे हैं, बट इस सवाल में उसका कोई काम नहीं है। लेकिन इस मार्क प्राइस का काम है, क्योंकि कह रहा है कि जब मार्क प्राइस 600 है तो उस समय ये अपने कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा था। क्या मतलब है इसका? इसका सिंपल सा ये मतलब है कि इस सीपी से 25% ये ज्यादा है। तो भैया 25% ज्यादा का मतलब समझते हो? सीपी रेशियो एमपी लिख दिया मैंने। 25% ज्यादा होने का मतलब है कि ये अगर 4 है तो ये 5 है, ये मतलब है 25% ज्यादा होने का मतलब। और ये तुम कह रहे हो कि 600 के बराबर है, यानी 120 गुना है, तो कॉस्ट प्राइस भी 120 इंटू 4 यानी 480 रुपये हो गई। तो ये जो 5 यूनिट की वैल्यू है ना, ये 480 के बराबर हो गई। मुझे 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? मुझे 7 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करूंगा मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा, आएगी 96। 5 यूनिट अगर 480 है तो 1 यूनिट 96 है। कभी भी किसी संख्या को अगर आपको 5 से डिवाइड करना हो तो आप ये कार्य करा करिए, हमेशा उस संख्या को 10 से डिवाइड करिए और 2 से गुणा कर लीजिए। तो 2 से गुणा किया तो 960 बना, एक जीरो काट दिया, 96 आसानी से डिवाइड हो जाएगा संख्या 5 से। या फिर आप 5 का दुगना कर लीजिए, तो 5 का दुगना करने से बनेगा 10, लेफ्ट हैंड साइड में 10 हो जाएगा और राइट साइड में 480 का दुगना 960 हो जाएगा, एक जीरो काट दो। अब आपका आंसर क्या बना? नया सेलिंग प्राइस बना 7 इंटू 96, यही मेरा आंसर है। 7 छंग 42, 7 नंबर 63 और 7 67 यानी 672, यानी मेरा उत्तर है सी, 672। दिस इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये सवाल देखिए। ये सवाल आपसे कह रहा है कि भाई एक क्लास में 30% लोग एब्सेंट हैं, 25% फेल हो गए 10 नंबरों से और 10% जस्ट पास हुए ग्रेस मार्क की वजह से, जो कि 6 नंबरों का था। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एवरेज स्कोर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स इफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 60 मार्क्स एंड द पास मार्क्स आर 33। ठीक है, देखिएगा इस सवाल को कैसे करना है। इस सवाल में आपने कहा मान लेते हैं हमारे पास 100 लोग हैं, ठीक, तो 100 लोगों में 30 लोग तो एब्सेंट हैं, आए ही नहीं, 70 लोगों ने एग्जाम दिया, इसका मतलब यही हुआ। ठीक, एक और चीज दिया कि 25% फेल हो गए 10 नंबरों से। ठीक है, 25% फेल्ड बाई 10 मार्क्स, तो 100 का 25% कितना हो गया? 25 हो गया। 10% जस्ट पास हुए, 10 लोग जस्ट पास हुए, ग्रेस मार्क मिला 6 नंबरों का, तो 30, 55 और 10 हो गया 65, और 65 के बाद 35 लोग और बचे। तो देखो ये जो 35 लोग हैं इनको मिला है 60 नंबर, लिखा हुआ है, इनको 60 नंबर हासिल हुए। इनको ग्रेस मार्क मिला के पास किया गया तो ये 33 नंबर इनका हो गया।
और ये 25 लोग अगर 10 नंबर से फेल हो गए हैं तो इनके 23 नंबर ही रह गए, 23 मार्क्स ही रह गए। ठीक है, अब अगर मुझे एवरेज निकालना है किन लोगों का, लिखा हुआ है अपीयर्ड स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है। ये लोग अपीयर हुए, ये 30 लोग को छोड़ के 70 लोग अपीयर हुए, ये इन 70 लोगों का औसत निकालना है। तो निकाल लेते हैं। तो आप कहोगे ये वैल्यू है 25 × 23। ठीक है, 25 × 23 प्लस 25 लोग 25 × 23 करेंगे, 10 लोग 10 × 33 करेंगे, 35 लोग तो 35 × 60 करेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल 70 अपीयर हुए। ये मेरा आंसर है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखिए 25 को मुझे 23 से गुणा करना है, तो 25 को पहले आप 20 से गुणा करेंगे 500 मिलेगा, फिर 25 को 3 से गुणा करेंगे 75 मिलेगा, तो ये 575 हो गया। 10 को 33 से गुणा करेंगे 330 मिलेगा। 35 को अगर मुझे 60 से गुणा करना है तो मैं क्या करूँगा, 35 × 6 बराबर 70 × 3 यानी 210 यानी 2100। तो ये वैल्यू 2100 हो गई, बटे 70 हो गया आपका। तो 21 × 3 = 24 और 24 × 5 = 29 और ये टोटल 105। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 3005 बटे 70। ये सॉल्व करना है। 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 7 9 63, 7 दूनी 14, 42.92 आया। तो ये वैल्यू आपकी है ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा इस सवाल में एक चीज़ और पॉइंट आउट करूंगा कि जो एक्चुअल में ग्रेस मार्क होता है, जैसे इस सवाल में हमने क्या किया है कि इनको 33 नंबर बोल दिया कि इनको 33 नंबर मिले। ठीक है, कि भाई इनके जो नंबर थे 6 नंबर का ग्रेस लेके पास हो गए, तो हमने इनके मार्क्स को 33 काउंट किया। तो अगर कुछ नहीं लिखा होगा, सवाल बिल्कुल ऐसा होगा और पासिंग मार्क 33 है, तो जिनको ग्रेस मिला है हम उनके मार्क्स को 33 लेके चलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, रियलिटी में अगर आप यूनिवर्सिटी सिस्टम में जाएंगे, मुझे सारी यूनिवर्सिटीज़ का नहीं पता है, बट ग्रेस मार्क की एक कैलकुलेशन ऐसे होती है जिसमें होता है कि ग्रेस मार्क दे तो दिए जाते हैं, आपको पास घोषित कर दिया जाता है कि भाई आपके नंबर मान लिया थे 27, तो आपको 6 नंबर का ग्रेस देके पास कर दिया गया। तो लिखा जाता है मार्कशीट में पास्ड विद ग्रेस, PWG, पास्ड विद ग्रेस। लेकिन आपके टोटल नंबर में ये नंबर जुड़ते नहीं हैं। आपको पास कर दिया गया, आपके पासिंग मार्क से 6 नंबर कम थे, आपको पास कर दिया गया, 6 नंबर का ग्रेस मिल गया यानी पास हो गया आप। बट वो 6 नंबर आपको नहीं मिले, वो दया मिली, ग्रेस मिला। ठीक है, कि तुम्हारे 27 थे तो भी पास कर दिया गया। तो ग्रेस मार्क की कैलकुलेशन कई जगहों पर ऐसी होती है जिसमें ग्रेस नंबर मिलते हैं, पास होते हो आप ग्रेस से, लेकिन आपके नंबर 33 नहीं किए जाते हैं, आपका परसेंटेज नहीं बढ़ता है। अगर उस तरह से कैलकुलेशन करनी हो तो हम इसको 33 नहीं मानेंगे, 27 मानेंगे। लेकिन अगर कुछ मेंशन्ड नहीं है तो आपको जब भी ग्रेस मार्क का क्वेश्चन मिलेगा तो आप ये मान लेना कि जिनको भी ग्रेस मार्क मिला दे टोटल इज 33 बिकॉज दे हैव नॉट एक्सप्लेन्ड एनीथिंग, राइट। बट इन रियलिटी ग्रेस मार्क की कैलकुलेशन इस तरीके से होती है कि नंबर जुड़ते नहीं हैं, नंबर जुड़ते नहीं हैं, बस आपको ग्रेस मिलता है। ठीक है, तो उस केस में जो कैलकुलेशन बनेगी वो बनेगी 25 × 23 प्लस 10 × 27 प्लस 35 × 60 डिवाइडेड बाई 70। तो आप देखेंगे यहां पर 60 की कमी आ जाएगी, और 60 की अगर कमी आ गई तो ये वैल्यू आपकी बनेगी 2945 डिवाइडेड बाई 70। और जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 7 चौके 28, फिर आपका वैल्यू बन जाएगा 7 दूनी 14, राइट। फिर आपका सिर्फ 5 बच रहा है तो 45.07 इस तरह से आपका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा सा समझ के चलिएगा इस पॉइंट को, राइट। सो इस तरह से ये क्लास समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको DPQ पसंद आई होगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। डू लीव ए कमेंट, एक कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये DPQ सीरीज़।
क्या बेनिफिट है। तो क्लास जब भी आपकी ख़त्म हो तो आप एक कमेंट छोड़ के ज़रूर जाइए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो। जो भी आपकी फीडबैक हैं उसको भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हमारा टेलीग्राम चैनल है रैमो सर ऑफिशियल, इससे जुड़ना ना भूलें। मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी आप ज़रूर फॉलो करें। डीपीक्यू सीरीज़ जो सीरीज़ है ये मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज़ है। इसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो यहाँ पर दी है, आप पढ़ सकते हैं कि ये सीरीज़ क्या है। साथ ही साथ अगर आपको ये सीरीज़ फॉलो करनी है तो आप मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को इस चैनल पर, इस एग्जामो यूट्यूब चैनल पर सुबह 11 बजे एक नया वीडियो आपको हमेशा मिलेगा, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर ज़रूरी नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। अगर आप मुझसे पूरी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अर्जुना मैथ्स फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एग्जामो लर्निंग ऐप पे उपलब्ध है। आप प्ले स्टोर में जाके ऐप डाउनलोड करिए और कोर्स ज्वाइन करिए। अगर कोई भी रिलेटेड आपको क्वेरी है इस कोर्स से रिलेटेड तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8882600700 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।